एक फौजी में कौन-सी 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है? द फौजी विल ऑलवेज इंश्योर दैट ही ऑनर्स हिज वर्ड। ले में पहुंचे तो एक जो मेरे साथ यंगस्टर था, उस बार बार उसके सोर्स का फोन आ रहा था कि देयर इज अ मिलिटेंट विल बी कमिंग टुडे। सोर्स का फिर से फोन आया कि साहब पक्का आ रहा है। द मिलिटेंट केम। बी सर, आपके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या थॉट? जब आप जम्मू एंड कश्मीर में थे, वहाँ कितना डिफ़िकल्ट होता होगा ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सिविलियन है और कौन विविस्ट पे? Welcome back to yet another exciting episode of Let's Connect and Grow Together. जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, लीडरशिप की और देशभक्ति की, तो हमारे मन में क्या ख्यालात? बिल्कुल सही, हमारे मन में एक आर्मी पर्सन की छवि निकल कर आती है। तो our guest today is Brigadier Vivek Sharma. He has served Indian Army for more than 34 years. From leading his soldiers, managing challenges, to taking tough decisions, he has many life lessons to teach. So, welcome, sir. थैंक यू जूही, थैंक यू वेरी मच। तो सर, पहला सवाल एक मेरे मन में आया है कि क्या आप हमेशा से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली मैं हमेशा से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा जिनकी इच्छा थी मेरे परिवार में कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, वो मेरी मदर थी। ओके। एंड माय मदर वाज वेरी कीन। मैं बचपन में शरारती था। ज़्यादातर बच्चे शरारती होते हैं, और उनको ये लगता था कि इसके एनर्जी को हम अगर ठीक से चैनलाइज करें तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए उनको लगता था कि आर्मी के लिए एक अच्छी जगह है। और वो खुद भी बहुत मोटिवेटेड थी, और मेरे को हमेशा आर्मी के बारे में जो भी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स में जहाँ भी आर्मी के बारे में कुछ भी निकल के आता है, वो स्टोरीज होती हैं, शी यूज्ड टू टेल मी। शी वाज वन पर्सन हु मोटिवेटेड मी एंड शी वांटेड मी टू जॉइन। ओके। आपने अपनी स्कूल एजुकेशन जो है वो सैनिक स्कूल से की है। तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है और वो माहौल नॉर्मल स्कूल से डिफरेंट कैसे होता है? आई एम रियली प्राउड दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सैनिक स्कूल रीवा। एक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी स्कूल में, वो होता है वहाँ पे डिसिप्लिन एंड द कॉमरेडरी। जब 9-10 साल का बच्चा घर से बाहर निकलता है, एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय मदर, so were my other friends. And I really remember the first day when I read school in class 5. It was difficult. And I realized only in the evening. क्योंकि सुबह के टाइम में नए नए दोस्त मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्कूल की इमारतें इतनी अच्छी लग रही हैं, घूम रहे हैं। सो वन प्लेस जहाँ पे आपके मित्रों से बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड टीचर्स मिलते हैं जो कि ना केवल एकेडमिक्स पर उसके बाद के टाइम पे भी आपकी ग्रूमिंग के लिए तैयार होते हैं, और जहाँ पे डिसिप्लिन एक बेडरॉक रहता है। फॉर ए किड हु इज 9 to 10 year old, things become difficult initially, but then it become very smooth. Best of my memories are from my school, of course. सो नाइस। आपने उसके बाद एनबीए ज्वाइन किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ कैसे टीममेट्स मिले एंड क्या आप अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हो? uh, हर सैनिक स्कूल का एक लक्ष्य होता है कि उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करें। तो एनडीए की प्रिपरेशन और एनडीए का जो रास्ता होता है वो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, और उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग करते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और आई वाज लकी
that I could get my aim of joining NDA. जब आप NDA पहुंचते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी हडटवासला, उसका डायमेंशन स्कूल से जब कंपेयर करते हैं तो बहुत विशाल होता है हर चीज में. साइज वॉज क्वाइट ओवरऑल. एट द सेम टाइम पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत प्रोफेशनल हो जाता है. मध्य प्रदेश में हम लोग थोड़े से लेड बैक रहते हैं. MP kids are supposed to be little laid back, simple and disciplined. जब NDA में जाते हैं वहाँ पे सभी स्टेट के लोग आते हैं, सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, RIMC एंड बाकी सिविल कॉलेजेस एंड स्कूल्स के जो बच्चे वहाँ आते हैं. सो नाउ यू आर इन द एक्चुअल थिंग. Once you join NDA from your school, you are like, like a cream. They said you are all honored. What a wonderful thing. But now you are with everybody who are like you, or maybe better than you. And you have to start from there. NDA mein life was tough because training has to be tough. We believe the more you sweat in peace, the less you bleed in war. और नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये मोटो है, दे ट्रेन यू वेरी वेल, वेरी सिस्टमेटिकली. जहाँ तक ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपका एकेडमिक्स ट्रेनिंग, बिकॉज वी गेट अवर ग्रेजुएशन डिग्री फॉर्म्स है. और उसके साथ में जो बाकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर राइडिंग, स्विमिंग, बाकी चीज़ें, एडवेंचर एक्टिविटी, दे आर देयर फॉर योर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट and making a real construct which is required for a budding officer. और जहाँ भी लाइफ टफ होती है वहाँ बॉन्डिंग बढ़ जाता है. I can never forget my commando buddy. He is still my buddy and one of my best friends. NDA में again, as a kid when you are there, you are barely 16, 17-year-old. The routine is quite grueling. Early morning you have to start. And the discipline is so much that you have to be very careful about your turnout, about your dress. You have to really work on that. At the same time, you have to do well in your academics. You have to do well in your games. और वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आपको सिखाई जाती है, the spirit, जिसको हम spirit the core बोलते हैं, your squadron spirit, your NDA spirit, your course spirit. So everything revolves around the spirit. आपको जो स्क्वाड्रन होता है, लाइक आई एम फ्रॉम जूनियर स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में करीब 100-110 के करीब बच्चे होते हैं. वो अपने लिए एक आइडेंटिटी होता है. वो केवल रहने के लिए एक बिल्डिंग नहीं है, बट वो एक एनवायरनमेंट है. सारे कॉम्पिटिशन्स जो वहाँ पे होते हैं, चाहे वो गेम्स, स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल, एकेडमिक्स हो, दे ऑल आर इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन. और स्क्वाड्रन का नाम को ऊपर लाने के लिए कैडेट कुछ भी करने को तैयार होते हैं. जब क्रॉस कंट्री कंपटीशन होता है तो जो कैडेट अगर वीक होते हैं वो एक्स्ट्रा अपने टाइम में जाके और दौड़ते हैं. जब फुटबॉल या हॉकी टूर्नामेंट होते हैं तो रात को निकाल के टाइम लाइटें जला के वो प्रैक्टिस चलती रहती है. जब एकेडमिक्स भी है तो उसके लिए कैडेट मदद करते हैं. मेरा कहने का मतलब है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द स्पिरिट दैट वी work hard and get the name of a squadron. Similarly, squadrons, battalion and NDA. तो सबसे बड़ी जो वहाँ पे चीज़ स्पिरिट द कोर सिखाई जाती है, and you get bonded by your coursemate. Because tough life में when things are little rough, we are together. चाहे वो कैंप्स हो, चाहे वो डेली रूटीन हो. आप समझ लीजिए कि आप सुबह 4 बजे उठे हैं, आपको साइकिल पे जाना है. आपका जो पहला यहाँ PT क्लास है वो 3 किलोमीटर दूर है. सडनली आपको देखा कि आपकी साइकिल के वॉल्व गायब हैं. अभी आप क्या करेंगे? तो आपका जो दूसरा कोर्समेट है जिसको थोड़ा कम दूर जाना है, वो बोलेगा ठीक है मेरी साइकिल लेके जाओ, क्योंकि इसको मालूम है कि ये अभी बिना उसके लिए जाएगा तो लेट हो जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी. Now, this kind of thing happens and this carry on. आज भी हमारा NDA का कोर्स ग्रुप है. भले ही आपस में सबसे ना मिलते हो, लेकिन
एक भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, वो केवल कोर्स में बोलता है कि यार मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जगह-जगह से मैसेज आ जाएँगे एंड स्ट्रेट अवे इट विल बी शॉट डाउन एंड वो ये नहीं बोलेगा कि यार मुझसे 2 साल से तो बात ही नहीं की। इट डज़न्ट मैटर। You are always connected, you're always bonded. So NDA spirit is one thing which always keeps you separate. NDA cadet will always separate and his course mates are always there with him. वंडरफुल। एक फौजी में कौन सी 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है? Uh, Actually, when you talk about a Fauji and a normal civilian person, there is not much of a difference. I know many of the civil people, to me, they are like Faujis. Because the first thing is the attitude. The Fauji will always ensure that he honors his word. For example, if I give you a time that I'll meet you at 12 o'clock and if I'm not able to meet you by at that time, I'll feel very bad because somewhere the honoring the word is involved. When I say honoring the word, it encompasses discipline and integrity and respect for the other person's priorities. So you will not find a Fauji telling you, I'll come to you at 2 o'clock, be ready, and suddenly find कि without informing कि यार 5 बज गए कुछ नहीं हुआ. Or you know when you're invited for a dinner at 8:30, so you'll generally be there 8:35, 8:30. It's not that you would 11 बजे आ रहे हैं बिना बताए भी. So the major difference, I will say, or the characteristic of a Fauji is basically his discipline, is sincere, he respects others' priority and honors his word in a daily life. It will not be कि कुछ बोल दिया और वो हुआ नहीं. जी। सर आप कहाँ-कहाँ पोस्टेड रहे हैं? लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री में अलग-अलग जगहों पर आप रहे ही होंगे। Yeah, I'm very lucky. I had a wonderful stint of 10 years. मैं जब कमीशन हुआ 1986 जून में, मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब में हुई. उस वक्त इंसर्जेंसी का लास्ट दौर था, ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन एंड मैं सबसे पहले पठानकोट जनरल इलाके मेरी पोस्टिंग हुई. उसके बाद में वहाँ से फिरोजपुर में भी सिमिलर इन्वायरमेंट था और उसके तुरंत बाद मेरे को लद्दाख में जाने का मौका मिला. वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर गए. सियाचिन में 10 ईयर हुआ जो कि बहुत ही यूनिक था. और उसके बाद में मेरी पोस्टिंग मेरे को पुणे में कमांड हेडक्वार्टर में मेरी पोस्टिंग हुई और उसके बाद में मेरे को पुणे में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनडीए में इंस्ट्रक्टर बनने का मौका मिला और मैं वहाँ पे डिव ऑफिसर था. अगेन वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग मैन एज ए कैप्टन. यू आर पोस्टेड इन योर एल्मा मेटर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. यस। और फिर मेरी पोस्टिंग राजस्थान में हुई. देन बैक टू JNK. दिस चांस I was this side of the valley in the general area of line of control towards Jammu side. और वहाँ से फिर मैं स्टाफ कॉलेज गया BSSC वेलिंगटन. Thereafter another one back to valley, back to JNK. This chance we were little on top up Sundarbani, that area, again on line of control. From there I got the opportunity to move with my unit to area known as Cooch Bihar, West Bengal. वहाँ से मुझे भूटान जाने का मौका मिला ट्रेनिंग के ऊपर में. Then I got a posting to Army Headquarters Delhi, and from there I went to Nagaland, and Nagaland में I had a very good tenure, and thereafter I went for 3 years to Southeast Asia as a team leader of a training team. After Southeast Asia, I came back to India, and straight away, 3 years, I was the CEO of a Rashtriya Rifle Battalion that was in a very hot environment. I was the RRCO and commanded a unit in total anti-militancy role in the valley.
That was very challenging and very satisfying. After the Rashtriya Rifle tenure, I came to command headquarter Pune, where और पुणे से मेरे को फिर कश्मीर में जाने का मौका मिला एंड दिस चांस आई वेंट टुवर्ड्स भदरवाह साइड, उधमपुर भदरवाह, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई एंड देयर आफ्टर आई गॉट माय प्रमोशन टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड आई कमांडेड अ ब्रिगेड इन पंजाब. तो पंजाब और राजस्थान में ऑपरेशन किया ड्यूरिंग एज ए ब्रिगेड कमांडर. उसके बाद में फिर मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई and I again came to Kashmir, had my tenure as a deputy GOC on a line of control battalion formation. और उसके बाद में I had a stint of study leave. I was in Mumbai for 2 years because we found that as a family we did not stay for about 12 years. We never stayed together. Okay. So I came to Mumbai. I did my post-graduation diploma in forensic science Okay. and digital forensics from Mumbai University, and also spent time with my family. Thereafter, I got my posting to Manipur for 2 years, and then I came to Indore, Madhya Pradesh, and I finally hung my uniform after completing the tenure of NCC Group Commander in Western Madhya Pradesh, Indore, and that's how I finished my over 34 years service in Indian Army. So proud. It is that you have served in so many parts, and most of the time you can say in Jammu and Kashmir, like many times you went there. Yeah, there's multiple tenures and all of them were good tenures. So which was the most exciting one? देखिए, Or command the is most command is always the challenging and exciting. When I commanded the Rashtriya Rifle Battalion as a commanding officer, the CO, that was the most challenging thing because you are dealing with the life situation. हम बोलते कि आधी रिंग में फोन उठाया जाता था. And every time there was actions, I had wonderful team, wonderful set of officers. They were always reading to get the information and carry on the successful operation to eliminate the militants. And it was a very, very satisfying tenure because not only we neutralized many, many militants, but also we got many of them to the mainstream. I used to have very frequent interaction with the parents of the militant, telling them that, trying to educate them, telling them, please get them back. We make sure that they'll get into the mainstream. And many of them, they came back. We also kind of, the government policy was said that they were absorbed later and they are doing a good job now in the mainstream. So in that environment where there was uncertainty, there were issues which are very peculiar to the valley, which were to be handled. और जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, उनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होता है और उनकी सिंसियरिटी और उनका जो जज्बा इतना ज़्यादा होता है, उनको भी थोड़ा हैंडल करना पड़ता है. बिकॉज द वर्स्ट थिंग इन एनी ऑपरेशन इज़ टू लूज योर बॉय. दैट इज़ समथिंग विच इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट. और ऑपरेशंस में जब एक्साइटमेंट होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इनिशियल टाइम पे we have to be very, very careful. We have to control it properly. I was lucky to have very good team, very good youngsters, and they did an excellent job. So कोई ऐसा moment that will always remain in your heart, close to your heart? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि the 38 months I commanded and it was full of these kind of things. जल्दी आरआर का जो टेन्योर होता है 2 years 24 months का, और आप किसी से पूछते हो कि भाई कितना टाइम हो गया, तो बोलेगा 10 महीने, 11 महीने, 11.5 महीने. दे डोंट टॉक अबाउट ईयर्स. सो पीपल वुड कम, दे वुड गो. आई वाज देयर ओनली एंड आई यूज्ड टू थिंक कि इससे पहले मैंने फॉरेन टेन्योर काटा है
37 odd months का. I was okay, fine. And then things were happening quite nicely, and I was enjoying the stint. तो in my third year, जब ज़्यादातर एक्शंस हो गए, 15 अगस्त का जो मेजर इवेंट अनइवेंटफुली आराम से निकल गया, रक्षाबंधन निकल गया, अमरनाथ यात्रा हो गई. So it was 17th October 2007. I told my boss that I want some leave. एंड मैं और मेरी वाइफ एक पल्सर 220 मोटर बाइक पे हमने एक जर्नी शुरू की, क्योंकि जब मैं 1991 में एज ए कैप्टन सियाचिन ग्लेशियर में था, उस टनल के बाद हमारी पोस्टिंग जो यूनिट आई थी रिकूप और रीफिट के लिए एक जगह है, उसको बोलते हैं कारू, और वहाँ से हम आगे पेंगोंगसू लेक जाया करते थे. So that time it was my dream that someday I would like to ride a bike on the bank of Pangong. So it was beautiful. And the dream was, then I told my wife, the 17th October 2008, 2007, we took the bike and we moved on the bike. And we crossed Jojila, Dras, Kargil, and we reached Leh. From there we crossed Changla and we went to Pangongsu. And I drove the bike on the banks of that. It was beautiful. मेरे साथ में मेरे यूनिट के 2 यंगस्टर्स भी थे, एक बाइक पे. जब हम वापस आ रहे थे लद्दाख में, लेह में पहुंचे, तो एक जो मेरे साथ यंगस्टर था, उसको बार बार उसके सोर्स का फ़ोन आ रहा था कि देयर इज अ मिलिटेंट हु विल बी कमिंग टुडे. सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जनरली 100 में से 99-98 टाइम में वो होता नहीं है, वो खबर देते हैं लेकिन होती नहीं है. हमने कहा ठीक है, अगर होगा तो देखते हैं. वी कंटिन्यू जर्नी. हमने ले भी क्रॉस कर लिया. सोर्स का फिर से फ़ोन आया कि साहब पक्का आ रहा है. देन दैट ऑफिसर टोल्ड मी कि सर पक्का लगता है, और देन ही दैट कि सर वो पक्का ही आ रहा है. सो हम लोगों ने, अब हम तो चल रहे थे, तो हम लोगों ने बाइक साइड में रख के अपने मोबाइल फ़ोन का एक छोटा सा रोड के किनारे बैठ के एक ऑफ रूम टाइप का हमने एस्टेब्लिश किया. बिकॉज जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी conducted an operation right from there, where from there I passed instruction to the company commander there, to my 2IC, got in touch with the police, got in touch with my boss, everything. How to do, इसको कहाँ डिप्लॉय करना है, सारा का सारा हमने किया. And we are monitoring it. 3 phones on the speaker phone, and that becomes our kind of operational room on a roadside. The militant came, the firefighting took place, we eliminated him, everything was controlled. 2 of them, they were eliminated. The officer who conducted it, the company commander who was there, again a very fine officer. In fact, he has become colonel, and he was decorated. Colonel Kulari is his name, and he got the gallantry award for that. But everything we did, you know, imagine I am on a motorbike coming back, and suddenly this thing comes and we organize that thing. Then you got to know that next day the very senior officer coming to this, and we rushed then. So this is a very unique thing. Yes. Where while you are on leave, You are enjoying the typical day. RR environment which you are aware कि कैसे क्या होता है, and you can execute an operation. They were very, very different and very satisfactory, because we did not have any kind of कोई हमें नुकसान नहीं हुआ, और बड़ा स्मूथ ऑपरेशन किया. My brigade commander was also, the sector commander was also very happy, and we could culminate it in a very, very nice. This was because of your experience and support of your full team that Absolutely, Is it? yeah. ये हो पाया. इन आरआर बटालियन जब आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपको हर चीज़ बिल्कुल जैसे आपके हाथ में ली हुआ है. यू कैन रिलेट टू दैट. यू वॉक अप टू एवरी कंपनी, एवरीबडी. सो यार इट्स अ वेरी, वेरी ओपन वे
and your knowledge of the area, the terrain, and faith in your command. When you say command, your officers. So everything is, there's very, very open, and people have full trust in them. Right. So that's how it was done. Correct. सो जब लाइक ये एक सिचुएशन थी, ऐसी ही कोई सिचुएशन होती हो जब आपको अपनी टीम को, अपनी सोल्जर्स को मोटिवेट करना होता है, तो फिर आप कैसे करते हैं? See, the Indian Army and Indian soldiers, Indian officers, they're all very well trained. हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी करेक्टरिस्टिक होती है, अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो हर रोल की अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड wherever we go, whether we are going in a jungle terrain, in a mountain terrain, or in an insurgency area of Kashmir, there is a adequate training is imparted. There is a system in the place. कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे ही धकेल दिया। पीपल आर ट्रेन, कोई नया आता है तो उसका हम लोग पूरी ट्रेनिंग कैडर होता है। वी मेक श्योर द टीम इज फुली geared up. People are motivated. The first thing is that because they know they are in uniform. Every soldier is proud of his regiment, is proud of his uniform. Every फौजी, जब हम बात करते हैं नाम, नमक, निशान की, these are things which are imbibed in him right from the word go. When an officer is inducted into National Defence Academy or any training institution, or a recruit when he is recruited in any of the regimental center. तो ये सारी चीज़ें जो है उसको इम्बाइब की जाती हैं. And when you mix up discipline and training into that, and when you have the jazba of naam, namak and nishan, the soldier become a wonderful fighting machine. But like you said, yeah, situations are there, and the worst situation there when you have a loss. We were in Glacier that time also. The heights were like that, the weather is like that. At times, when you are at 18, 19,000 feet, and it's an air maintained post, when a person, he gets unwell and helicopter cannot come, so it becomes very difficult. There's a time you have to make sure that, keep the team in high morale. Similarly, in any operation like in the valley, when the initial contact, if there is a casualty in your side, to make sure, because all these they're young kids. Yes. And loss जो अपने साथी का बहुत बड़ा होता है, तो to absorbing that loss, regrouping it, and making sure that you execute the task, execute the mission, वो बहुत ज़रूरी होता है. So definitely focusing on the mission and convincing our people at all time that this is the right path, we have to do that, along with the training and discipline. That's what the all command is all about. Leadership is all about. Therefore, in Indian Army or the armed forces, any mission you'll find the officers, they are ahead. Whether it was Kargil or wherever, it never happened कि हाँ जाना मैं आता हूँ. They lead from the front, and that's how we achieve those results. Sir, you are so fit and energetic. So, what is your secret for? Oh, thank you for saying that. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आई एम एडुकेटेड फील्ड. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, एंड दैट इज समथिंग विच लिटिल मोर डिसिप्लिन, थोड़ा सा और फिजिकली एक्टिव करना है. बट देन wherever you are working with a purpose and you derive satisfaction, you feel good. So where I'm working at this point in time, and where my charter is the welfare of my ex-soldiers, a lot of things are happening where I can contribute. So definitely I feel quite positive.
I try to maintain a routine wherein I get up a little early in the morning, do a bit of yoga, do a bit of physical workout. Whenever I get a chance, I play some games and walk around and generally enjoy with friends. Nothing great, but yeah, very kind of you to say that. Uh, ओके। वन थिंग, ऐसे कौन सी चीज़ है अबाउट आर्मी मैन जो सिविलियंस शायद नहीं समझ पाते हैं? yeah, वेरी पर्टिनेंट क्वेरी है आपकी। और मैं भी जब बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो उसको वो थोड़ा सा एक राउंड अप तरीके में बोल देते हैं एंड द क्वालिटी आर देयर इज ए कल्चरल डिफरेंस। नाउ दैट आई एम वर्किंग इन द सिविल एनवायरनमेंट, interacting with the civil government official, I do not find any serious kind of difference, but definitely the Fauji, the armed forces person, his way is to finish a thing. We have been groomed up right from the word go. Whenever we leave our office, there would be nothing pending. If there's something is there, either we'll take home, finish it off, but there will be nothing pending. And number two is, as I was telling you earlier, the honoring the word. फौजी का ऐसा होता है, उनको अगर कोई बोलता है कि आपका काम ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, तो बिलीव कि परसों हो जाएगा। हो ही जाएगा। और अगर नहीं होता है तो लगता है यार बोल भी यार कैसे नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा एंग्जाइटी काइंड ऑफ थिंग कम्स इन, वेर इन द सिविलियन पे वो बोलते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है, अगर परसों नहीं हुआ तो अगले दिन हो जाएगा। सो दिस इज, आई वोंट से द कल्चरल थिंग, बट दिस इज अगेन अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली मैंने फौजी टेल समबडी कि आप ऐसा कीजिएगा कि ये इवेंट है और आप 1 बजे आ जाइएगा, तो इट मीन्स कि 1 बजे आपने आना है, बिकॉज ही स्लॉट समथिंग एट 1:30 और 2 o'clock। एंड इफ अ पर्सन डजंट कम, इसे 2 बजे आ रहा हूँ या बताए भी तो वो थोड़ा सा शुरू में लगता है, बट देन इसमें ऐसा कोई यू नो देयर इज नॉट मच ऑफ ए kind of problem in that. It is basically understanding of the environment and working accordingly. तो इसके लिए आपको एक बार ही डबल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट वो डिफरेंट रहता है। ये मैंने गौर किया है। कई बार जो मेरे सिविलियन मित्र होते हैं, हम जब किसी सोशल पार्टी में जाते हैं, किसी ने 8:30 बजे बुलाया और हम वहाँ पे 8:30 या 8:35 8:40 तक पहुँच जाते हैं, और अगला बंदा वहाँ पे जब 9:30 10 बजे पहुँचते हैं, फिर वो उनका होता है नहीं, वो जो टाइम होता है उसके बाद ही 2 घंटे बाद ही पहुँचते हैं, विच पॉसिबली इज नीदर एग्रीएबल नॉर अंडरस्टूड बाय अस। तो टाइम है, वो टाइम है। फ़ोन करके बोल दो यार 8:30 नहीं 10 बजे आएंगे, बट दैट डजंट मीन कि 8:30 इन्विटेशन उसमें ऐड 1.5 आवर देन गो। यस, इन आवर कंट्री कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है तो हम आर्मी की तरफ देखते हैं, चाहे वो बॉर्डर्स में हो, चाहे कोई नेचुरल कलामिटी हमारे देश के अंदर हो, हर जगह वी लुक अपॉन कि आर्मी आएगी एंड दे विल हेल्प अस। सो जब लोगों की उम्मीद भरी नज़रें आप पर रहती, आप पर टिकी होती, सो आप कैसे अपने आप को संभालते हैं पहले तो, कि उस सिचुएशन को आप दृढ़ता से हैंडल कर सकें? See, ours is a wonderful country and we have heroes everywhere. Armed forces में one of our charter of duties and also part of our training is the aid to civil authorities in various kind of eventualities, चाहे वो natural disasters हो या internal सिक्योरिटी की कोई सिचुएशन हो। ना केवल आर्म फोर्सेस, बाकी भी हमारी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, हमारी NDRF, SDRF जो स्टेट लेवल टू नेशनल लेवल की डिज़ास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं। पीपल आर
नाइसली ट्रेंड और हम लोग बड़े तालमेल से काम करते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई डिज़ास्टर स्ट्रक करता है, जो हमारे सिविलियन साथी हैं, टूरिस्ट हैं या जो भी है, वो ऐसी सिचुएशन में हैं कि बहुत विवश हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा उस वक्त लक्ष्य होता है, उस जान माल की हिफाजत करना। एंड द achievement of such tasks give you immense satisfaction when you're able to save life, when you're able to provide relief, चाहे वो फ्लड में हो, चाहे वो स्लाइड्स आती हैं, एडवांचेस आते हैं, किस जगह पे भी, when you're able to save life, when you're able to get our Iranian counterparts, the ladies, the kids, men folk out of the thing, they always respect armed forces, and now their thing enhances multifold. And our people are good. Our forces, जवान्स, उनका जो जज्बा होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिएगा, कड़ाके की सर्दी है, वो काम करते रहेगा। He may not be equipped fully, but he will be working because his energy is his जज्बा, his focus on that. और कई जगह हमने देखा है, आप कहीं भी देख लीजिए आपको, जहाँ पे you not find our people wanting, because ये एहसास कि हमने अपने देशवासियों की, हमारे बंदों की जान बचाई है, उनको रिलीफ प्रोवाइड किया है, दैट गिव देम ए रियल हाई। अभी जो आपने उत्तरकाशी में देखा, आर्म फोर्सेज, जो आर्मी की पोस्ट के ऊपर भी असर हुआ था, हमें भी नुकसान हुआ था, पर देखिए किस प्रकार वो कमांडिंग ऑफिसर ने, मनों ने उन नुकसान को जज करते, एब्जॉर्ब करते हुए, दे वर देयर। सो अनफॉर्चुनेट जो धराली में हुआ, लेकिन दे वर देयर ऑन ग्राउंड। सो एक ट्रेनिंग और पर्पस, दे आर ऑलवेज अलाइंड। और जब भी आपको इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नजर नहीं आते, यू विल फाइंड द वेरी एफिशिएंट इंडियन आर्म फोर्सेज विद द वेरी एफिशिएंट लीडरशिप, दे आर ऑन ग्राउंड। और वो जो बोलते हैं क्रिया की, जो कार्य करने की जो एक्चुअल क्षमता ग्राउंड पे दिखाने की चीज़ को वो चरितार्थ करते हैं। जी, बिल्कुल। जब आप जम्मू एंड कश्मीर में थे, तो वहाँ कितना डिफ़िकल्ट होता होगा ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सिविलियन है और कौन टेररिस्ट है? या वेरी अगेन बहुत या देखिए, काउंटर इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि किसी के ऊपर यू कांट मेक आउट। तो हमारा एक क्लास होता था एरिया डोमिनेशन। आपको जितना अपना एरिया दिखाई देगा, जहाँ पे आर्म फोर्स की प्रेजेंस दिखाई देगी, तो ऑटोमेटिकली जो टेररिस्ट हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पे उतने ही कम दिखाई देंगे, वो भागेंगे वहाँ से। और जितना आप डोमिनेट करोगे, आपको अपने एरिया का उतना ज्ञान। तो जब भी होता था, तो आई ऑल्सो यूज टू गो विद माई पेट्रोल, मीटिंग माई कंपनी पीपल। तो जनरली जो कमांडिंग ऑफिसर कई बार अपने व्हीकल से जाते हैं, तो इससे यार विल वॉक डाउन। तो हमारी जो क्यूआरटी उनके साथ भी जब वॉक डाउन, सो दैट हम रास्ते में गांव क्रॉस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब जो आपकी क्यूआरटी साथ चलती है, उनको गुस्सा आता था कि यार अब सीओ साहब चलने के मूड में हैं और देखो गांव से निकलना है, यहाँ से निकलना है। किसी ने कुछ भी नुकसान कर दिया तो इट्स अ वेरी एडवर्स पब्लिसिटी। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि इफ आई कैन नॉट वॉक in the villages of my area of responsibility, when you guys are around me, so there is something wrong with us then. Yes. So that was the जोश। और उसमें क्या होता है, ड्रिल्स होती है, जैसे वहाँ पे कश्मीर में सर्दी में हर व्यक्ति फिरन के अंदर में कांगड़ी लिया होता है, जी, और मिलिटेंट भी ऐसे कर सकता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने हर लेवल पे, हर सब यूनिट के अंदर ड्रिल होती है, वो दूर से हमारे जो लड़के हैं वो पहले ही मतलब चेक कर लिया करते थे। कई बार मुझे लगता था क्यों ऐसे कर, बट दे विल चेक इट अप, देख के आराम से वो, बट दे हैड अ ड्रिल वेयर आई यूज्ड टू से अनअफ्रेड दे विल चेक इट अप कि कहीं खतरा तो नहीं है। बट मैं
आराम से जाता था, घरों में बैठता था, बातचीत करता था, कहवा पीता था। उससे क्या होता है कि आपकी एक बॉन्डिंग होती है। कई बार आर्म फोर्सेस के बारे में, राष्ट्रीय राइफ़ल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि भई उनको हम बातचीत से बिल्कुल उनको दिखता है कि ये सैनिक हैं, इनका ये कंडक्ट है। किस प्रकार से बात करते हैं, कोई ऐसे नहीं घर में घुस रहा है जाके अपनी, तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स आउट अ वेरी गुड इमेज ऑल्सो। तो वहाँ पे बड़ा क्लियर है, इवन कोई मिलिटेंट अगर हो, यू कांट रिकॉग्नाइज, वी विल ओनली टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज वेपन विद हिम। दिस इज वेरी क्लियर। कई बार ऐसे उसमें अगर आप फील्ड में जा रहे हो, कोई बंदा चले जा रहा है, ही माइट बी मिलिटेंट, यू मे नॉट रिकॉग्नाइज इट, बट वेपन नहीं है, तो फिर सो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते थे कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे जो छोटे छोटे सोर्सेज चारों तरफ काम करते हैं, उनसे हमारे मतलब ये जो हमारा जो खुफिया तंत्र है, इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि मालूम पड़ता है कि सर उधर पे उस जंगल में या उस ग्रोव में या उस एप्पल गार्डन में 3 लोग घूम रहे हैं, इसमें से 2 मिलिटेंट हैं, उसका जो वेपन है उसने यहाँ छुपा के रखा है, ये सब मालूम है। तभी हम जाके पकड़ेंगे, उससे बात करेंगे, पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, फिर उसको उससे जब वो मानेगा तो वेपन निकल के आएगा, तब मालूम पड़ेगा मिलिटेंट है, तो तब उसको गिरफ्तार करके पुलिस हैंड ओवर करेगी। बट डेफिनेटली दैट्स अ वेरी दिस थिंग, और उसमें हमारे जो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप निकल के गए, 4 आदमी बैठे हैं, आपने देखा नहीं, वो तो आराम से बैठे हैं जैसे सिविलियन हैं। उसके बाद में जब हम चले गए, उसमें से अगर एक आदमी कहीं से वेपन निकाल के जो मिलिटेंट हो, वो किसी का नुकसान कर दे, शुरू टाइम में ऐसा होता था, बट देन वी हैड अवर यू नो जितना अच्छा कंट्रोल गांव में होता है अपने कंपनी कमांडर्स का, उनके सोर्सेज का, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को टैकल कर लिया जाता है। बट यस, रिकॉग्निशन, फ्रेंड एंड फो इन काउंटर इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट, एंड वी कैनॉट एफर्ट 0%, we cannot afford at all to kill or to harm an innocent. भले ही मिलिटेंट उस दिन हाथ में ना आए, हमें पता है कि आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन गलत आदमी के ऊपर में किसी भी प्रकार का शक के तौर पे एक्शन कभी नहीं लिया जाएगा। तो अभी आप छत्तीसगढ़ में हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के आप हेड, आप उसे हेड कर रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ इज़ द एनवायरनमेंट हियर, मतलब यहाँ पे किस तरीके से आप सैनिकों के परिवार की मदद कर रहे हैं, या क्या स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिल रहा है? अ, राज्य सैनिक बोर्ड हर राज्य में स्टैब्लिश किया जाता है। इनफैक्ट हमारे देश में हर राज्य में एक ब्रिगेडियर की नियुक्ति होती है, जो कि राज्य सैनिक बोर्ड का सेक्रेटरी होता है, और राज्य सैनिक बोर्ड के नीचे हमारे लिए जिला सैनिक अधिकारी, जो कि कर्नल्स और इक्वलेंट रैंक के होते हैं, हम सभी अपने रिटायरमेंट के बाद में एज ए सेकेंड नीलिंग अपने इस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। छत्तीसगढ़ में आई एम रियली फॉर्चुनेट कि यहाँ पे बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, बहुत सारी स्कीम्स राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और हमारा जो फ्लैग डे फंड है उसके सौजन्य से हम यहाँ पे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 50,000 के लगभग भूतपूर्व सैनिक, विडोज़, डिपेंडेंट्स और उनका परिवार करीब है, और जितने भी हमारे ये भूतपूर्व सैनिक हैं छत्तीसगढ़ में, ये सभी अपने रिस्पेक्टिव ज़िला सैनिक कार्यालय में रजिस्टर्ड होते हैं, और उनको एक ज़िला सैनिक कार्यालय से सैनिक कल्याण का आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। और जिस प्रकार से जो स्टेट के जो स्कीम्स होती हैं, वो इनके लिए भी लागू होती हैं, और स्टेट के साथ में और सेंटर के साथ में और बाकी इसी का इंटरफेस करके हम इनके कल्याण के लिए अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। यहाँ पे
छत्तीसगढ़ में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया का प्रोविज़न है। राज्य सरकार ने आज की डेट में 20 लाख रुपए दिया जाता है शहीद परिवार को, जो कि मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्द इस अमाउंट को बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार हमारे जो सैनिक युद्ध में या ऑपरेशन में डिसेबल हो जाते हैं उनके लिए भी प्रावधान है। डिसेबिलिटी परसेंटेज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ धनराशि देती है। इस धनराशि को भी अभी सितंबर के महीने में राज्य सैनिक बोर्ड की मीटिंग होगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की अध्यक्षता में वो मीटिंग होगी, जिसमें दूर दूर से आर्मी और एमओडी के लोग आते हैं और उसमें ये सब चीज़ों का विचार होता है। इसमें इस बिंदु पे भी विचार किया गया, इसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है मोटिवेट करने के लिए यहाँ के नागरिकों को जिनके बच्चे फौज में हैं उनको भी एक धनराशि देती है ताकि वो मोटिवेट हो इससे। और कोई शहीद सैनिक के जो परिवार में अगर विधवा की शादी है उसके लिए भी प्रावधान है और ऐसे बहुत प्रकार इस प्रकार की बहुत से स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ है जिसमें एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, जो अपने जो रोज़गार के लिए अपने कौशल को बढ़ाने के लिए जो कार्य है उसके लिए भी स्कीम्स होती हैं। इसके अलावा झंडा दिवस की स्कीम्स हैं जो अगेन छत्तीसगढ़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन एडिशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो देती है, हमने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए उसमें भी झंडा दिवस फंड से बहुत सारी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। ये जो स्कीम्स होती हैं ये स्टेट मैनेजिंग कमेटी जो कि माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा उनकी अध्यक्षता में इसकी मीटिंग होती है और उनके द्वारा अप्रूव ये सारे योजनाएं होती हैं। इसमें किसी को कोई सीरियस बीमारी होती है, कैंसर है, हार्ट रिलेटेड बीमारी है, उनको उनके जो ECHS की जो मदद मिलती है उसके अलावा भी झंडा दिवस से उनकी हम मदद करते हैं। क्लास 6 से लेके 12 तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज में सभी भूतपूर्व सैनिक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त है, तो हर व्यक्ति इसका पूरा लाभ उठा रहा है। पिछले साल हमने करीब 600 से ज़्यादा लाभार्थियों को 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया के वर्थ स्कीम्स का हमने उनको लाभ पहुंचाया है। कोई डिसेबल होता है, किसी का अगर आर्टिफिशियल लिम्ब होता है तो वो हम खरीद के देते हैं। बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए स्पेशली अगर कोई मॉडिफाइड स्कूटर होता है वो हम खरीद के देते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो सरकारी जॉब है उसमें 10% ग्रुप सी में एंड 20% ग्रुप डी में रिजर्वेशन करती है। तो जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक इसमें अप्लाई करते हैं और उनको इस कोटा का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन की सुविधाएं हैं छत्तीसगढ़ में, जबकि फ़ौज बहुत कम है और ये कैंटीन हम फ़ौज के सौजन्य से ही इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में CSD कैंटीन की सुविधाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। हमारे 10 सैनिक कल्याण कार्यालय हैं नॉर्थ से साउथ पूरे छत्तीसगढ़ में। उनमें से 8 जगह पे सैनिक विश्राम गृह की सुविधा है, चाहे वो जगदलपुर हो, अंबिकापुर हो, जशपुर हो, रायपुर हो, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, हर जगह पे सैनिक आराम गृह की भी सुविधा है, जहाँ पे हमारे सैनिक कोई भी काम उनको होता है शासन का तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और रोज़गार संबंधी, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे वो कहीं और जगह पे किसी विभाग को या कहीं पे किसी प्राइवेट संस्थान को कोई मैन पावर चाहिए, चाहे वो किसी को ड्राइवर चाहिए, चाहे किसी को कोई अकाउंट के लिए आदमी चाहिए, ऐसे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है हम एनवायरनमेंट को सर्कुलेट करते हैं और अपने भूतपूर्व सैनिकों को वहाँ प्लेस करते हैं। तो हमारे पास आज की डेट में करीबन 3,500 भूतपूर्व सैनिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर्ड है हमारे ऑफिस में।
तो जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम उनसे शेयर करते हैं और फिर वो उससे जाके वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, ग्रेट। वापस जब सिविलियन लाइफ में एक आर्मी पर्सन आ जाता है, तो वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? अ, मुझे तो जिस प्रकार की हमारा काम है यहाँ पे, मेरे विभाग के सभी व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक हैं। हम यहाँ पे होम डिपार्टमेंट के सौजन्य से काम करते हैं और मैंने ये देखा है कि मंत्रालय में जो सभी अधिकारी हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को, सेना को बहुत मान देते हैं। तो आई फील क्वाइट लकी कि जो भी हमारे जो प्रस्ताव मंत्रालय में जाते हैं उनको बहुत ही पॉजिटिवली लिया जाता है और हर लेवल पे उनको एड्रेस किया जाता है। तो किसी प्रकार की कोई अड़चन हमें यहाँ पे महसूस नहीं हुई। अ, आज जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था कि कल एक बहुत अच्छा मेडिकल कैंप जी हाँ। हेडक्वार्टर कोसा के सौजन्य से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए। और उस कैंप के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार पिंगुआ जी थे। उन्होंने आके पूरा टाइम दिया, शहीद परिवार के लोगों से मिले, सबसे बातचीत की। तो ये दिखाता है कि और उन्होंने गुड अबाउट ऑलमोस्ट 2 घंटे हमारे साथ यहाँ व्यतीत किए। जबकि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर में इतने काम उनके पास में होते हैं, उसके बाद भी आके उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से मिले, परिवारों से मिले, वीर माताओं का, वीर नारियों से इंटरेक्शन किया। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार जो छत्तीसगढ़ शासन है, किस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के और शहीदों के साथ है। और ऐसे हमारी बहुत सारी स्कीम हैं जब हम, क्योंकि मैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के ग्रुप में हूँ, बाकी डायरेक्टर हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम छत्तीसगढ़ में हैं जो बाकी जगह नहीं है। आज हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अ, के अभूतपूर्व सपोर्ट से सारे जो हमारे वैकेंसीज़ हैं, सारी फिल्ड अप हैं भूतपूर्व सैनिकों से। हमें जो संसाधन चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑफ़िस के लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए हों, चाहे वाहन चाहिए हों, ये सब अवेलेबल है। तो देखता हूँ कई सैनिक बोर्ड्स में बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमारे जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और हमारी विधवाएँ के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनको हमेशा अपना बैंक में लाइफ सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो कई हमारे ऐसे बुज़ुर्ग साथी हैं भूतपूर्व सैनिक जो रिमोट एरिया में रहते हैं, कई कुछ अस्वस्थ होते हैं, वो किसी तरीके से बैंकों में या ऑफिसों में आ नहीं सकते। उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने प्रस्तावित किया था, तो पोर्टेबल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इक्विपमेंट हमको प्रोवाइड किया गया है ताकि मोटरसाइकिल में रिमोट एरिया में जाते हैं, वहाँ नेटवर्क के ज़रिए पोर्टेबल आइरिस और फिंगर आइडेंटिफिकेशन, उससे हम उनका वहीं पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन करते हैं ताकि उनको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है। जी, एक तो उससे ये होता है कि किसी भी अ, विधवा का या भूतपूर्व सैनिक की पेंशन बंद नहीं होती है, क्योंकि अगर एक बार पेंशन बंद हो गई तो उसको शुरू करने में अगेन एक बहुत बड़ा टाइम लगता है और उसके लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो दिस वे इंश्योरिंग हो, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट का सपोर्ट हमारे साथ में, ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिससे हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। और सोसाइटी की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, या जो उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए? या देखिए, जो एक सैनिक है वो हमेशा कर्मठता के साथ, निर्भीकता के साथ और पूरे जज्बे के साथ अपना काम करता है। उसे किसी अलग फल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भी हम अपने शहीदों को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी सेना के गौरव को, सामर्थ्य को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम उसको सम्मानित करते हैं, तो ये एक सैनिक का
सीना गर्व से बहुत चौड़ा करती है, उसका मोराल बहुत हाई कर देती है। हमारे छत्तीसगढ़ में आज की डेट में 40 शहीद हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, और ये सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी संक्षिप्तिका जो हमने माननीय राज्यपाल महोदय विमोचित की थी, उसमें सारे डिटेल्स हैं। तो हमारे शहीदों का सम्मान और सैनिकों की जो गतिविधियां हैं, जो उनका बलिदान है, उसका रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यही अगर सोसाइटी करे, और सोसाइटी करती है, हमने फ्लैग डे फंड के लिए भी हम सोसाइटी से आह्वान करते हैं। हमने अपनी संक्षिप्तिका में एक छोटा सा QR कोड दिया हुआ है, क्योंकि जो फ्लैग डे फंड है वो हम अपने देश के नागरिकों से ही सॉलिसिट करते हैं। और फ्लैग डे जो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, हर साल छत्तीसगढ़ में राजभवन में, दरबार हॉल में मनाया जाता है। माननीय गवर्नर की अध्यक्षता में एक फंक्शन होता है, जिसमें हम अपने सभी शहीद परिवारों को, गैलेंट्री अवार्ड विनर को और मेजर डोनर्स को इनवाइट करते हैं, जिनको माननीय गवर्नर सम्मानित करते हैं। तो मैं सभी अपने नागरिकों से बोलता हूं कि वो फ्लैग डे में आगे आके बढ़ चढ़ के उसमें अपना स्वदान दें, ताकि ये सभी की सभी जो राशि है, ये हम उनके कल्याण की जो स्कीम्स हैं उसमें इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के सभी व्यक्तियों से, सभी सिटीजन से ये अपील करूँगा कि फ्लैग डे में, और आपने देखा बचपन से हम लोग वो फ्लैग झंडा लगाते थे, जो भी उसमें आपका हो सकता है, और आजकल तो QR कोड है, तो ये जो राशि होती है वो बढ़ती है। इसी को हम आज की डेट में, हम जैसे मैंने आपको बताया कि आज बढ़ के करीब 1.5 करोड़ के लगभग हम अपने साथियों को दे रहे हैं। और हर चीज़, एक भूतपूर्व सैनिक के मेडिकल के लिए, एक विधवा, एक अनाथ आश्रम में रहने वालों के लिए एक, और जैसे आपको आश्चर्य होगा, हमारे पास में करीब आज की डेट में 29 के लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विधवाएं हैं। मतलब एक सर्विंग पर्सन जो सब के सब 85-90 ईयर से ज़्यादा है, उनको हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 9,000 रुपये प्रति माह और झंडा दिवस से 10,000 रुपये मेडिकल हेल्प, करीब 19,000 प्रति माह देते हैं, ताकि जो भी उनकी देखभाल कर रहा है, ये छोटी सी 19-20 हज़ार की राशि उनको अपना जीवन यापन करने में मदद करे। तो जितना हमको फ्लैग डे में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, हम इस प्रकार की नई नई स्कीम्स का क्रियान्वयन करते रहेंगे। सो सोसाइटी की तरफ से अगर बलिदान का रिकॉग्निशन है, यूनिफॉर्म की इज्जत हो, किसी भी फौजी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चाहिए जी, बिल्कुल सही कहा। छत्तीसगढ़ से आर्म फोर्सेस में जाने वाले यूथ की संख्या शायद थोड़ी कम है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? हमारा एक चार्टर ये भी है कि प्रदेश के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करें, और मेरे सभी ज़िला सैनिक अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट में NCC और बाकी स्कूल कॉलेज में मिलके इस बात की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मेजर रीज़न क्या होता है कि वो कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। छत्तीसगढ़ में अनफॉर्चुनेटली आर्मी की प्रेजेंस बहुत कम। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, वहाँ पे बड़े बड़े कैंटोनमेंट हैं, ब्रिगेड्स, डिविजन्स, कोर की लोकेशन है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में आज की डेट में एक छोटा सा मिलिट्री स्टेशन है, उसको बोलते हैं हेडक्वार्टर कोसा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा सब एरिया, जो कि एक ब्रिगेडियर साहब के द्वारा कमांड किया जाता है। एक छोटा सा हेडक्वार्टर है। नॉर्थ वेस्टर्न दैट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेना दिखाई नहीं है, तो इसलिए यूथ को भी ज़्यादा पता नहीं है, और इसलिए गवर्नमेंट के लेवल पे और सेना के लेवल पे ये पूरी कोशिश जारी है। जैसे आपको पता है, पिछले साल ये नो योर आर्मी का एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये 3 दिन का वो आए थे, और ये 3 दिन का इवेंट उन्होंने फिर करके 5 दिन के लिए बढ़ा दिया था। ये आर्म फोर्सेस ने, जो मध्य भारत एरिया है और हेडक्वार्टर पोसा, इन्होंने मिल के ये सारी
दूर दूर से टैंक्स और इक्विपमेंट ला के बच्चों को दिखाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे चीज़ें हुई थी, चाहे वो मोटरसाइकिल शो हो, एडवेंचर ट्रेनिंग हो। जब यूथ उसको देखता है तो उसका एक्सपोजर बढ़ता है, उसको दिखाई देता है। यहाँ का जो यूथ है बहुत ही टफ है, बहुत जज्बे वाला है। अपॉर्चुनिटी पहले दिखी नहीं थी, अब दिखाई दे रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी आर्मी का ज़्यादा होगा। यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है, उसका भी रिक्रूटमेंट होगा। अब मिल के जो डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप का इसके ऊपर में एक जोर है, और हमारे जितने भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं वो अपने काउंटर पार्ट से मिल के जगह जगह यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि फौज में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हुए। और साथ साथ ये भी कोशिश की रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी, जो आर्मी की वैकेंसी है, वो भी बढ़ाई जाए। तो सेना भी इसमें कोशिश कर रही है, राज्य सरकार भी इसमें कोशिश कर रही है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर और आर्मी की प्रेजेंस बढ़े, कुछ यहाँ पे कुछ और फॉर्मेशन की लोकेशन आ जाए, कुछ ट्रेनिंग स्टेब्लिशमेंट आ जाएं, कुछ इन्फेंट्री, आर्टिलरी या कोई इस प्रकार के फॉर्मेशन यूनिट यहाँ पे और लोकेट हो जाएं, उससे विजिबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना ही यूथ मोटिवेट होगा। तो आई एम श्योर दीज आर द थिंग्स इन ऑफिंग। और जल्दी मुझे लगता है कि जरूरी हो। हमारा छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फौज में, आर्म फोर्सेज में जाएंगे। जी, श्योर। सर, आपके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या थॉट्स हैं? अब ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से हमारे समस्त देशवासियों के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। जैसा कि आपको विदित है, जिस प्रकार से पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई थी, वो जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पूरे देश में चल रही थी, उसके हिसाब से एक सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, जहाँ पे जे.एन.के. में हर दिन सिचुएशन अच्छी होती जा रही है। क्योंकि मैंने जे.एन.के. में अपनी सर्विस दी है और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ भी मैं कई बार मैंने वहाँ पे ऑपरेट किया है। तो मैं मतलब ये जान सकता हूँ, देख पा रहा हूँ कि कितना डेस्परेट एक अटेम्प्ट था, और जिस प्रकार से इसको अंजाम दिया गया था, उसने सारे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया था। और जिस प्रकार से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसका संज्ञान लिया, और जिस प्रकार से आर्म फोर्सेस इसकी प्लानिंग की, आज के करंट एनवायरनमेंट को देखते हुए सटीक, टू द पॉइंट, कैलिब्रेटेड, और जैसा इसका एग्जीक्यूशन किया गया है, उसने दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। पावरफुल मैसेज भी गया। बहुत पावरफुल मैसेज गया है, और इससे समस्त देश को अपनी सेना के ऊपर में विश्वास हो गया, और हमने अपने दुश्मन को बड़ा क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि अब ये नया भारत है, और उसका एटीट्यूड और अप्रोच डिफरेंट है। अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इज a success story, I have no doubt about it. सर, अगर आपको कोई एक पावर मिले कि अब आप अपनी लाइफ में कोई एक चीज़ को बदल सकते हैं, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, लाइफ में मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज़ को बदलना है, अच्छा करना है, तो बदलाव हमें अपने में ही लाना पड़ेगा। यस, सच अ नाइस थॉट सर। ओके, सो जो हमारे यूथ हैं, लाइक अगर हम छत्तीसगढ़ के ही यूथ के बारे में कहें, उन्हें अगर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जब हम आर्म फोर्स ज्वाइन करने की बात करते हैं,
तो उसके 2 बिंदु हैं, आर्म फोर्सेस में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना और आर्म फोर्सेस में भर्ती होना एज ए सिपाही, एज ए जवान। जहाँ तक ऑफिसर बनने की बात है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं और मिनिमम लेवल एनडीए का 12th होता है और मिनिमम लेवल ग्रेजुएशन होता है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी के लिए। ये प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो अवेयरनेस जो कि आजकल हर जगह पे है, एक बार गूगल करेंगे आपको सब मालूम पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, एनडीए, आईएमए, ओटीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती थी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती थी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती थी। आजकल बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, टेक्निकल एंट्रीज़ हैं ऑफिसर बनने की, जहाँ पे आप अपने स्पेशलिस्ट, अगर कोई लॉयर है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो अपने उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ के सेना की यूनिफॉर्म हासिल कर सकता है और अपनी उस स्ट्रीम में जा सकता है जो सेना में भी है। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो यूथ है, उसमें रिक्रूटमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे भर्ती होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अवेयरनेस नहीं थी। आजकल आर्म फोर्सेस में जाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, बेसिक रिटन एग्जामिनेशन, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है कि अपने आप को रजिस्टर करना। आर्म फोर्सेस टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है, पहले का ज़माना चेंज हो गया है। तो पहली चीज़ है, किसी भी यूथ को अगर फ़ौज में भर्ती होना है तो उसने अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस है, सब कुछ नेट पे जाके, और आजकल हर यूथ मोबाइल चलाता है। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो उस स्टेट में ये मालूम पड़ जाएगा, जो सेना के अधिकारीगण हैं, जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कि कितने लोग इच्छुक हैं। तो पहली चीज़ हर स्टेट में, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी हो, जहाँ भी आर्मी का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होता है, तो पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन की होती है। जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा, उतना वो आपको ज़्यादा वैकेंसी अलॉट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग, राज्य सैनिक बोर्ड और मेरे ऑफिसर, हमारी टीम भूतपूर्व सैनिकों के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कर। एक बार जब रजिस्टर करता है तो हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि निःशुल्क एकेडमीज चला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सबका, स्टेट गवर्नमेंट का, सैनिक कल्याण विभाग का, एनसीसी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिलाधिकारियों महोदय का, इन सभी का अगर एक एफर्ट साथ में है, जो कि हो रहा है, तो पहले यूथ को मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद में ये सारी एजेंसीज़ हैं भूतपूर्व सैनिकों की और बाकी लोगों की, जो तत्पर हैं हमेशा अपने जिला सैनिक अधिकारी और जिलाधीश महोदय के साथ में मिलके, ये हमेशा कैंप्स चलाते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हैं और यूथ को ट्रेन करते हैं, जहाँ पे उनको रिटन एग्जाम में ट्रेन करें और उसके बाद में, ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग के बाद में फिजिकल के लिए प्रिपेयर करें। तो इससे निश्चित रूप से ज़्यादा लोग आर्म फोर्सेस में जाएंगे, और जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ही स्टेट के ऊपर में जो एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है वो कम होते चले जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, और उसमें सबसे बड़ी बात है, कोई रिजर्वेशन की बात नहीं होती है, मेरिट की बात होती है फौज में, और वो अपना उसमें जाएं और अपने आप को गौरवान्वित करें, अपने परिवार को और अपने प्रदेश को गौरवान्वित करें। सो एंड में आप हमारे छत्तीसगढ़ के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ का यूथ बहुत ही कमिटेड है, बलशाली है, टफ है और बहुत ऊंची ऊंचाइयां हासिल करेगा, कर रहा है। आपने देखा कई जगह पे, आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में देखिए, एजुकेशन में देखिए, कई जगह पे हमारा यूथ बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट में आईपीएल खेल रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं। अ, मैं एज ए रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर यूथ को केवल ये बताना चाहूँगा कि जो आर्म फोर्सेस है वो एक प्रोफेशन नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। जब आप उस लाइफ को अख्तियार करते हैं तो आपकी पूरी
पूरा जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। और न केवल आपका, आपके परिवार का और आपके जो आसपास में हैं, वहाँ भी आप बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सो एज आई से, आर्मी इज a way of life, and you will love it. Till the time you are alive, you will remain a soldier. And I love to do that. Once a soldier, always a soldier. Absolutely. So कई बार मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ सिविल में पता नहीं होता तो वो मिस्टर का वर्ड यूज़ करते हैं. इट इज़ नेवर यूज्ड. आर्म फोर्स में या तो रैंक यूज़ होती है नाम से. सो इट इज़ इधर मेजर सच एंड सच और ब्रिगेडियर सच एंड सच. इट इज़ नेवर मिस्टर ब्रिगेडियर. जी. Or till the time you are alive, even after you have left this planet, this particular sanctity will be maintained, and you're always very, very proud of it. Yes. And so are we, sir. Thank you. Thank you so much for your time, your motivation and जो experience आपने share किया and जो youth को आप मोटिवेट कर पा रहे हैं and I think future में we will see many of them coming forward and joining the armed forces. Thank you very much for coming over and inviting me for this and inviting me on this wonderful platform where I could share my views. And thanks a lot for this opportunity. Thank you. Thank you.